गुड आफ्टरनून। देखो आज हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क के बारे में क्या प्रश्न आता है कि भाई मस्तिष्क की संरचना बनाइए, और ये आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि मस्तिष्क में कौन सा भाग क्या नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे देखिए मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। यहाँ पे देख सकते हो कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाली प्राणी है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रिया विधि संबंध ये मस्तिष्क केंद्रीय होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो याद रखना कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। अच्छा, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है, तो मस्तिष्क यहाँ पे अगर बात करें तो मस्तिष्क है, ये सकेंद्रीय। अच्छा, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग है। तो दोनों ही जो है, एक तो मस्तिष्क और ये मेरुरज्जु दोनों ही केंद्रिका तंत्र के भाग है ना। तो मस्तिष्क की बात करें चाहे मेरुरज्जु की बात करें तो दोनों ही अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग है ना। यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ काम क्या क्या करता है, एक चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये मस्तिष्क का डायग्राम। इसमें आप देख सकते हो ये कपाल है, सबसे बाहर क्या होता है, कपाल होता है। सबसे बाहर आप ध्यान रख सकते हो कि इसके अंदर ये कपाल है, ये मध्य मस्तिष्क है ना। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ये पोन्स मेडुला ऑब्लंगेटा है, मेरुरज्जु है, ये है ना, ये मस्तिष्क है। इस प्रकार से पूरा शरीर है ये, है ना। तो यहाँ पर ये प्रमस्तिष्क है, मस्तिष्क है, ये प्रमस्तिष्क होता है ऊपर वाला भाग, ये पूरा ही प्रमस्तिष्क के ऊपर वाला ये। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो 3 मुख्य भाग होते हैं मस्तिष्क के अंदर। कितने भाग होते हैं मस्तिष्क के अंदर, 3 मुख्य भाग होते हैं मस्तिष्क के। मस्तिष्क में 3 मुख्य भाग होते हैं जिनमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क आता है। ठीक है, आगे देख सकते हो मस्तिष्क के अंदर। तो ये एक तो एक डायग्राम आपको ध्यान में होना चाहिए, डायग्राम ये वाला, ये डायग्राम। तो ये मध्य मस्तिष्क ये वाला है ना। आगे देखो आप, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क में सोचने का काम कौन करता है, तो सोचने का काम अग्र मस्तिष्क करता है, लिखा हुआ देखो ये। अच्छा, नेक्स्ट है विभिन्न ग्राही से आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं इसके अंदर। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग सूंघने, सुनने, देखने आदि के लिए विशिष्टकृत होते हैं। यानी अग्र मस्तिष्क में और भाग होते हैं। एक तो ये सोचना हो गया, और सूंघना है, सुनना है, ये सब काम कौन करता है, अग्र मस्तिष्क करता है, संवेदी सूचना। उसके बाद देख सकते हैं हम आगे और क्या काम करता है मस्तिष्क। इसके अलावा आप देख सकते हो कि अग्र मस्तिष्क में इतने सारे काम होते हैं, सोचना, समझना, सूंघना, ये सब काम होते हैं। मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है, फिर आधारित निर्णय लिया जाता है, अनुक्रिया की जाती है। ये सब ऐच्छिक पेशी की गति को, हमारी टांग की पेशी को नियंत्रित करता है। ये बहुत सारे काम होते हैं जो कि मस्तिष्क करता है। अब इसमें आप देखना है कि भाई स्पष्ट प्रश्न कहाँ से आ सकता है कि भूख से संबंधित केंद्र कहाँ होता है, ये आ सकता है कि भूख से संबंधित केंद्र हैं जो अग्र मस्तिष्क में अलग भाग हैं, ध्यान रखना, है ना। पेट पूरा भरा हुआ कि नहीं, इसका जानकारी देता है। मानव मस्तिष्क के नामक की चित्र का अध्ययन कीजिए, तो चित्र का आपको ध्यान रखना है। भूख संबंधित कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ती शब्द का दूसरा उपयोग देखते हैं। तो यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया ही होगा इसका। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे पश्च मस्तिष्क क्या करता है, देखो यहाँ पे और दे रखा है। प्रतिवर्ती क्रिया का तो हो ही गया, मेरुरज्जु करता है। सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। ये अनैच्छिक क्रियाओं में से कोई मध्य मस्तिष्क है। अनैच्छिक क्रियाओं मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। तो अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी हो मध्य और पश्च मस्तिष्क होती है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, मतलब ये जो है ना, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं यहाँ पे लिखा हुआ, ये देख सकते हो आप कि यहाँ से ये याद रखना आपको, ये वाली चीज़ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हो कि जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी, रक्तदाब है, लार आना, वमन, उल्टी मतलब, तो ये पश्च मस्तिष्क के मेडुला द्वारा नियंत्रित होते हैं, है ना। तो ये किसके द्वारा होते हैं, मेडुला द्वारा। इसी प्रकार से चलना, साइकिल चलाना, ये अलग है। फिर वापस एक और देखना, एक और चीज़ दे रखी, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये सब जो है पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग होता है, अनुमस्तिष्क उसके द्वारा होता है। क्योंकि ये सब पेंसिल से लिखना है तो वो भी बैलेंस का काम है। तो ये सीधी रेखा में चलना है, सीधी रेखा में, है ना, ये सब चीज़ें आएगी इसके अंदर, है ना। तो ये मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने। एक तो ये बताया आपको ये वाला, है ना। दूसरा आपको क्या बताया मैंने, ये वाला देख सकते हो। एक ये बताया मैंने आपको ये कि अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती, ये वाला मैंने आपको बताया, है ना। ये वाला इधर ये देख सकते हो आप, ये वाला वमन, उल्टी वगैरह ये। और क्या बताया मैंने आपको, दूसरा देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना।
यहाँ पे एक और बताया ना आपको मैंने कि अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है ये वाला, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो विभिन्न ग्राही संवेदी अग्र मस्तिष्क अलग अलग, तो देखना सुनना ये सभी। तो जो भी मैंने पढ़ाया आपको इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि मस्तिष्क में कौन सा भाग क्या करता है ना। दृश्य श्रव्य संबंधित कौन सा है, एक्वारेजिया क्या होता है, ये क्यों दे रखा है। रोयल जल का लैटिन शब्द है ये अलग आ गया चीज़ यहाँ पे, मस्तिष्क का चल रहा था हमारे, तो मस्तिष्क हो गया ये। मस्तिष्क के बाद हम बात करते हैं ये पोषण, सपोषी। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि भाई सपोषी कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, लेकर किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6 का निर्माण करते हैं, प्लस ऑक्सीजन निकलती है। तो ये क्या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, कौन सी प्रकाश की उपस्थिति में होती है ना, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये देखो यहाँ दे रखी है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ये वाली प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया C6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश और इसकी उपस्थिति में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया याद रखनी। अच्छा ये क्या है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है पत्ती की अनुप्रस्थ काट है। अब पत्ती की अनुप्रस्थ काट कैसे, ये मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं समझा देता हूँ आपको जिससे कैसे क्या कर रखा है इसमें। जैसे मान लो ये पत्ती है, यहाँ पे आपको देख लो जैसे कि ये पत्ती है ना, ये वाली पत्ती है, ये देख लो पत्ती है ये। अब पत्ती का TS काटा हमने ऐसे, तो ये ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ इसको, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली सतह, ये अधिचर्म बना दी मैंने, ये ऊपरी अधिचर्म होगी, ये निचली अधिचर्म होगी। बीच में क्या होगा, इसे खंभे जैसी कोशिका, ये खंभे जैसी दिख रही है आपको, और ये स्पंज जैसी कोशिका है। तो ये जो बीच में भाग होता है इसको बोलते हैं अपन पर्णमज्जोतक। क्या बोलते हैं, पर्णमज्जोतक। ये TS काट रखा पत्ती का, तो ये ऊपरी वाली अधिचर्म हो गई, ये नीचे वाली हो गई, और ये बीच में जितना भी भरा हुआ ये पर्णमज्जोतक क्या है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। आप देख सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी बता रखा है, यहाँ पे इस प्रकार से ये निचली, ये ऊपरी अधिचर्म में देखो आप ध्यान से, तो ये ऊपरी अधिचर्म है, ये निचली अधिचर्म है, और ये क्या है, पर्णमज्जोतक के बीच में। यहाँ पे क्लोरोफिल होते हैं, यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है यहाँ पे इनके अंदर। ठीक है, आगे देख सकते हो आप इसके अंदर। अच्छा एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम है उसके उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है, उस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है वास्तव में, उसके दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है, ये प्रश्न आता है यहाँ से। तो यहाँ पे नंबर 1 क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, एक तो घटना ये होती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल अणुओं का हाइड्रोजन व गैस ऑक्सीजन का अपघटन करना, ये होता है दूसरा। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना, तीसरा ये होता है। तो ये चीज़ याद रखनी इंपॉर्टेंट है भैया, ये यहाँ से ये वाला आपको याद रखना है, प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि भैया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो ये 3 घटनाएं होती है ना, तो ये चरण है जो ध्यान रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है कि मरुद्भिद जो पौधे होते हैं, उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये C4 पादप होते हैं। कैसे होते हैं, C4 है ना, तो C4 पादप होते हैं जिनके अंदर ऐसा होता है, बाकी तो नहीं होता है, रेगिस्तानी पौधों में होता है ये, बाकी C3 पादप जितने ही पौधे इनमें नहीं होता है ये, है ना। तो उसमें 2 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसमें लिखा हुआ ये है ना, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल जो होता है उसमें होता है, तो ये अंतिम उत्पाद बनाता है ना। तो इन जो रेगिस्तानी पौधे उसमें क्या होता है कि रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और दिन में उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि दिन में रात में प्रकाश होता नहीं है, तो रात में इसके रंध्र खुल जाते हैं और ये CO2 को ले लेंगे अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि दिन में रंध्र खुलेंगे तो पानी की हानि हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश गिरेगा तो रंध्र में से सारा पानी बाहर निकलेगा, तो पौधों में वैसे ही पानी की कमी है, रेगिस्तान है, तो इसलिए इनमें रात में रंध्र खुलते हैं, तो रात में CO2 ले लेंगे और दिन में उस CO2 का क्या कर देंगे, उपयोग करके ये भोजन बना देंगे। तो ये रेगिस्तानी पौधों में होता है, तो कभी पूछ ले एग्जाम में, ये वाला आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगला है हमारा पोषण, मानव में पोषण। यहाँ पे प्रश्न आ सकता है, पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, ये पहले भी आया हुआ है, पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। तो चित्र तो आप बना ही सकते हो, है ना, चित्र आप बना सकते हो। कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक छोटी सी नलिका बना देनी है ऐसे, उसके बाद ये आमाशय हो जाएगा, है ना, आमाशय के बाद ये छोटी आंत बता देनी है ऐसे 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 ऐसे, बाकी ये बना रखी। छोटी आंत को फिर क्या करना है, बड़ी आंत से जोड़ देना है यहाँ से ऐसे, है ना।
ये बड़ी आंत हो जाएगी, इस प्रकार से ये गुदा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हो। तो चित्र बनाना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इसमें मैं बता देता हूँ कि भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा से कहाँ जाता है, मुंह में दांतों के द्वारा चबाया जाता है और जीवा के द्वारा लार मिलाई जाती है। फिर यहाँ पे ग्रसिनी में जाता है, ग्रसिनी से ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका से आमाशय में चला जाता है। तो ये ग्रसिका दिख रही है आपको यहाँ पे, ग्रसिका, फिर ये आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, और बड़ी आंत से ये गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। तो पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत के अंदर। जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत के अंदर, है ना। और ये याद रखना है आपको, मेन है ना। मुंह में किसका पाचन होता है, तो स्टार्च का पाचन होता है ना। कौन करता है, तो टाइलिन एंजाइम करता है। अच्छा, आमाशय में पीएच कितना होता है, तो 2 pH होता है, क्योंकि एचसीएल सीक्रेट, एचसीएल जो है क्या करता है, एचसीएल जो ट्रिप्सिन है, जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन को चेंज करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करता है, और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में करता है। यहाँ पे ध्यान रखना, सक्रिय बनाता है पेप्सिन को। पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, है ना। तो ये आपको सब पता है। यहाँ पाचन से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो शुद्रांत वगैरह इसमें सब होती है, छोटी आंत वगैरह। उसके बाद हम बात करते हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। यहाँ से क्या प्रश्न आ सकते हैं, तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है कि नर जनन मादा जनन चक्र का नामक ये चित्र बनाइए। तो ये आपको जनरली चित्र बनाना आना चाहिए। दूसरी बात है, नर जनन संबंधित कौन से हार्मोन है, तो नर जनन संबंधित आपको पता ही है, नर जनन संबंधित ये लिखा हुआ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, जो क्या करता है, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण, अतिरिक्त लड़कों में यौनावस्था का लक्षण, यानी जो द्वितीय गौण लिंगी लक्षण है, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना, ये सब नियंत्रित करता है ना। ये मेन है। और ये मादा जनन के अंदर कौन सा हार्मोन है, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, पिछले साल आया था, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन। यहाँ पे कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन। यहाँ पे हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसमें दोनों में मुख्य अंग क्या होता है, तो ये अगर वर्णन आ जाए तो ध्यान रखना कि इसमें मुख्य अंग क्या होता है। तो दोनों में मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये मादा है ना, ये जैसे मान लो नर है ना, और ये मादा है, ऐसे मैंने समझा देता हूँ। तो 1 मिनट, जैसे मान लो ये मादा है, समझना है, ये मादा और ये नर, ये नीचे समझा रहा हूँ मैं, इतनी जगह है ना ऊपर, मादा और ये नर। अच्छा, इसमें मुख्य अंग क्या होता है, अंडाशय, है ना, क्या होता है, अंडाशय। इसमें मुख्य अंग क्या होता है, वृषण, है ना। इसमें अंडवाहिनी होती है ना, और अंडवाहिनी में और बहुत सारे काम होते हैं, है ना। अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होता है, योनि होती है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शुक्रवाहिनी होती है। कैसी होती है, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय वगैरह होते हैं इसके अंदर, है ना, शुक्राशय ये होते हैं। यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेन, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके डायग्राम और इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। इसमें और भी प्रश्न, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है, यहाँ पे ये प्रश्न आता है, लिंग निर्धारण क्या होता है। तो मनुष्य में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आप जानते हो। टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है ना। तो 46 दोनों में होती है। नर के अंदर भी 46 होती है और मादा के अंदर भी क्या होती है, 46 होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, नर के अंदर और मादा के अंदर 46 होती है, तो आधे होते हैं, पहले असूत्री विभाजन होता है। तो 23 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 23। तो 23 यहाँ हो जाएगा, और हम जानते 23 यहाँ हो जाएगा। 23 यहाँ हो गया, 23 यहाँ हो गया, फिर 23 ये युग्मक बन गए। 23 इधर से आएगा और 23 इधर से आएगा, तो वापस कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इधर यहाँ पर समझा रखा है, ये देखो, नर और मादा युग्मक बनेंगे। और देखो, अच्छा, पुरुष से क्या होता है, X और Y क्रोमोसोम्स आते हैं, और मादा से क्या आते हैं, XX ही आते हैं। क्या आते हैं, XX। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिंग निर्धारण कौन करता है, तो यहाँ पे X और Y आता है, और यहाँ पे XX आता है। तो इधर से तो दोनों ही X आ रहे हैं, और इधर से एक Y आ रहा है। जिधर Y जाएगा उधर लड़का होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इधर XY और इधर XX आ रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, दोनों के अंदर ध्यान रखना XX और XY, ये लिंग गुणसूत्र है। तो यहाँ पे X और ये X और ये Y। तो यहाँ पे X, ये X वाला जिससे क्रिया करेगा उससे लड़की होगी, ये वाला भी क्रिया करेगा, लड़की होगी। लेकिन अगर इससे जुड़ गया
तो ये क्या हो जाएगा, इससे जुड़ गया तो एक्स वाई हो जाएगा, तो लड़का होगा। तो लड़का होगा या लड़की, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, एक्स वाई। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऐसे समझा देना और बताना है कि भाई लड़का होगा लड़की, इसके लिए जिम्मेदार पुरुष होता है, नर होता है, क्योंकि उसके अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला के अंदर एक्स ही होता है, इसलिए लिंग निर्धारण जो है पुरुष द्वारा या नर द्वारा किया जाता है। तो ये आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे समजात व समवर्ती अंग। देखो ये कौन से अंग है, यहाँ पे समजात अंग है, दिख रहे हैं आपको समजात अंग। समजात अंग मतलब उत्पत्ति में ये समजात होते हैं। कैसे, आप देख सकते हो उत्पत्ति में, देखो ये इसमें ह्यूमर से, ये ह्यूमर से, ये रेडियस अल्ना, ये और कार्पल में ये हड्डियाँ होती इस प्रकार से। तो उत्पत्ति में समान है लेकिन कार्य अलग है। हाथों का काम उड़ने का नहीं है, लेकिन यहाँ पे पक्षियों के पंख जो है वो उड़ने का काम करते हैं। तो कार्य अलग अलग है लेकिन उत्पत्ति सेम है, तो उसे क्या कहते हैं हम, समजात अंग कहते हैं। तो ये समजात अंग है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि ऐसे अंग जिसमें कार्य क्या हो, अलग अलग हो, और उत्पत्ति क्या हो, उत्पत्ति समान हो, तो उसे समजात अंग कहते हैं। समवर्ती में जस्ट उल्टा होगा। समवर्ती में क्या होगा, पक्षी के पंख और चमगादड़। तो पक्षी के पंख भी उड़ने का काम करते हैं और चमगादड़ भी उड़ने का काम करता है, लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग। कैसे, यहाँ पे देखो ये हड्डी अलग है, ये हड्डी अलग है, ये ह्यूमर से, ये लेकिन यहाँ रेडियस अलग है, लेकिन यहाँ पे देखो ये कार्पल मेटाकार्पल है, जबकि यहाँ पे नहीं है ना। तो हड्डियों की संख्या यानी उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन कार्य एक है। इस प्रकार के अंगों को हम समवर्ती अंग कहते हैं या समरूप अंग कहते हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम।